सभी साथियों को जय जोहार, जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा राष्ट्रव्यापी जो 3 चरणों में आंदोलन किया जा रहा है पूरे देश में। आज ये जो आंदोलन होने जा रहा है, देश के 550 जिलों में ये आंदोलन हो रहा है। साथियों, ये एकमात्र इस भारत के झुंझुनू जिले में ये आंदोलन नहीं हो रहा है, ये आंदोलन इस देश के 550 जिलों में आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है? क्यों आज इस समाज का बुद्धिजीवी जो है कलेक्ट्रेट के सामने बैठ करके अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठा है? क्यों अपना वो समय यहाँ लगा रहा है? क्या इतनी उसकी मजबूरी हुई? क्या इतनी मजबूरी आज इस बुद्धिजीवी समाज की हो चुकी है कि आज वो अपने स्वयं के हक अधिकार या स्वयं को ज्यादा बढ़िया बनाने के बजाय आज वो समाज की चिंता को लेकर के आज कलेक्ट्रेट पर आया है, धरना प्रदर्शन कर रहा है? क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? और सरकार के खिलाफ में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार ने ऐसा किया हमारे खिलाफ में? सरकार ने किस प्रकार के अत्याचार हम पर किए? जो ब्राह्मणवादी ताकतें इस देश में लगातार दोहन कर रही हैं, लगातार इस देश की जो मौलिक समस्याएं हैं उन पर ध्यान न देकर के इस देश के मजलूमों पर आए दिन जो जुल्म ढहाने का काम जो है ये भारत सरकार कर रही है वर्तमान में। और वर्तमान में यूँ कहें तो केंद्र में व्याप्त आरएसएस समर्थित जो बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा ये न्याय और अत्याचार के काम किए जा रहे हैं। साथियों, इस पंपलेट में जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, जिनको लेकर के आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ही गहन और चिंतन का विषय है कि ये मांगे नहीं है, ये हमारे ऊपर हो रहा अत्याचारों का विवरण है। साथियों, ये हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों का विवरण है। ये इतना विवरण 21 सूत्रीय जो मांगे इस पंपलेट में लिखी गई हैं, ये हमारे अत्याचारों का विवरण है कि पूरे देश में आदिवासियों पर 21 तरह के अत्याचार जो है सरकार कर रही है। और वो अत्याचार किस प्रकार से कर रही है उनसे मैं आपको अभी अवगत करवाऊंगा। जो पहला जो अत्याचार है इसमें लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो क्या कहते हैं कि आदिवासियों में जो जनजातियां बटी हुई है, आदिवासियों में लगभग 1100 जातियां इस देश में हैं। आदिवासियों में 1100 जातियां इस देश में हैं और जिन जातियों में आदिवासी बटे हुए हैं, आदिवासी वो जातियों में जिन्होंने बांटा है, वही लोग आज उन पर जो है षड्यंत्र करके अत्याचार करके उनके विरोध में काम कर रहे हैं। साथियों, आज आदिवासियों के खिलाफ में क्या षड्यंत्र किया गया उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो ब्राह्मण वैज्ञानिक जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि संथाल, मुंडा, खेरवार, खड़िया, कोरकू व अन्य जनजातियों को विदेशी घोषित कर और स्वयं को जो खुद विदेशी हैं वो स्वयं को मूल निवासी बताने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जबकि डीएनए की रिसर्च ये कहती है, 21 मई 2001 की जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो रिपोर्ट छपी उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत का ब्राह्मण तत्सम जाति वर्ग जो है वो विदेशी है। इसके बाद दूसरी जो इसमें बात लिखी गई है वो है आदिवासियों की पहचान खत्म करने का जो है षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया है। आदिवासियों की पहचान किस प्रकार से खत्म की जा रही है? तो आरएसएस के द्वारा एजेंडे चलाए जा रहे हैं। आरएसएस समर्थित विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो सब एजेंडे चलाए जा रहे हैं, उन एजेंडों में क्या लिखा हुआ है कि आदिवासी जो है इस बार 2021 की जो जनगणना हो उस 21 की जनगणना में आदिवासियों को हिंदू लिखा जाए। उस 2021 की जनगणना में आदिवासियों को हिंदू लिखा जाए, मतलब कि आदिवासियों की जो मूल पहचान है उसको खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों, इसके अलावा तीसरी जो बात इसमें लिखी गई है वो ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में राम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है। जैसे ये आदिवासियों का क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार का सड़क निर्माण का कार्यक्रम किया जा रहा है, राम गमन जो पथ है उसका निर्माण किया जा रहा है। और वो निर्माण क्यों किया जा रहा है, वो किस प्रकार से किया जा रहा है? रामायण, महाभारत जैसे सीरियल दिखा करके हमारे आदिवासी साथियों को भावनाओं से जोड़ करके, भावनाओं से जोड़ने के बाद में उन पर अन्याय अत्याचार करने के लिए, उनकी जल जंगल जमीन हड़पने के लिए साथियों, उनको भावनाओं से जोड़ करके उनकी जल जंगल जमीन हड़पने के लिए उनके पास में बाबा महाराज इनको भेज करके उनका ब्राह्मणीकरण, उनका ब्राह्मणाइजेशन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों, इसके बाद आज़ादी को आज 74 साल हो चुके हैं। आज इस देश में, देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं। इस देश में वर्तमान में भी जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें हम किसे मानते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान,
और आसपास के रहन सहन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो व्यवस्थाएं भी आज तक भारत के 74 साल के आज़ादी के बाद तक भी, आज तक भी हमारे समाज के लोगों के पास में वो सुख सुविधाएं छोड़ करके जो आधुनिक, वर्तमान में आधुनिक भी नहीं कहे तो जो बुनियादी सुविधाएं हमारे लोगों के पास में होनी चाहिए साथियों, वो बुनियादी सुविधाएं भी हमारे लोगों को नहीं मिल पाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो वहाँ का वन का जो क्षेत्र है, वहाँ ये लोग आए दिन कॉरपोरेट घरानों को ज़मीनें देते हैं, वहाँ से वनों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जो आदिवासी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए हमारे पुरखे बिरसा मुंडा ने आंदोलन किए, अंग्रेज़ों को जो सबक सिखाने का काम उन्होंने किया, आज उनके जो उत्तराधिकारी जो हैं उनके साथ में अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। जब वो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए कॉरपोरेट घरानों के विरोध में जब खड़े होते हैं तो उनको नक्सलाइट बता करके, उनको नक्सली बता करके उन पर गोलियां बरसाई जाती है। साथियों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आज गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जो किसान हैं, उन्हीं के बेटे आज गोलियां चलाते हैं, उन्हीं के बेटे आज बॉर्डर पर हैं। और वो किस पर गोलियां चलवा रहे हैं? इस देश के मूल निवासी पर। मतलब जो ये सरकार है वो इस देश के शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को ओबीसी से भिड़ाने का काम कर रही है साथी, जबकि हम सभी इस देश के मूल निवासी हैं। एक खून है हमारा, जातियों में हमें बांटा गया और जातियों में बांटने के बावजूद हम पर अन्याय, अत्याचार किए गए। साथियों, जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, नहीं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के समर्थित जितने भी एक ही जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा जो पॉलिसी चलाई जा रही है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि बांटो और राज करो। ये नीतियाँ वो लोग चला रहे हैं और उस नीति की वजह से आज इस देश के मूल निवासियों, SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, NT, DNT, VJNT के साथियों के ऊपर अन्याय और अत्याचार लगातार किए जा रहे हैं साथियों। इसके बाद एक मामला सामने आता है कि झारखंड के साहेबगंज जिले में साहेबगंज थाने की पुलिस निरीक्षक, कितनी खतरनाक बात है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग अभी कुछ समय से पढ़ना उन्होंने शुरू किया, पढ़ करके वो हक अधिकार जो डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उस रिप्रेजेंटेशन के तहत उन्होंने नौकरी पाई। और नौकरी किस चीज़ की पाई? पुलिस निरीक्षक की। तो होता क्या है कि 3 मई 2021 को उनकी हत्या कर दी जाती है, और संदेहास्पद हत्या। मतलब कि उनका जो निरीक्षक थी, पुलिस निरीक्षक जो लेडीज थी, उनका अर्ध नग्न शरीर करके उनको फांसी पर लटकाया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने आत्महत्या की। तो कोई आत्महत्या करेगा तो वो नग्न होकर के आत्महत्या क्यों करेगा? ये बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है। इसके लिए जो जांच है कमेटी है वो बिठाई जानी चाहिए। इसके विरोध में आज हम जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में थाना तामिया की थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा समझ रहे हो कौन है? इसके अलावा उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों के द्वारा आदिवासी समाज के विवाह उत्सव में दुल्हन, ठीक है, और उनके परिजनों को लातें मारी गई और जो आदिवासियों के देवी देवता है उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिसके तहत उन जो वहाँ का जो पुलिस इलाका है, वहाँ का जो प्रशासन उनके खिलाफ में धारा 295A और 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन पर एट्रोसिटी की धारा 3 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके लिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों। इसके अलावा जो उड़ीसा का मैं एक केस स्टडी आपको बताना चाहूँगा कि कितनी खतरनाक व्यथा इस देश में है कि एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली को, आज इस देश में तकरीबन 15 धर्मों के लोग हैं जो अपने जीवन को समानता के हिसाब से अपने नए नए तौर तरीकों से जी रहे हैं। जैसे हमारे मुसलमान साथी हैं तो वो इस देश में अलग तरीके से जीवन शैली अपना करके अपना जीवन जी रहे हैं। बुद्धिस्ट साथी हैं वो अलग तरीके से जीवन जिंदगी जी रहे हैं। जो लिंगायत साथी हैं अपने, वो अलग तरीके से अपना परिवेश बना करके ज़िंदगी जी रहे हैं। अलग अलग पंथ बनाए हैं हमारे लोगों ने, तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए बनाए हैं, जिसका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका अधिकार संविधान में हमें आर्टिकल 21 देता है साथियों कि हम अपनी जीवन शैली को अपने अनुसार जी सकते हैं। तो ऐसे में नन एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसमें उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। नन शब्द का मतलब होता है कि जो महिलाएँ ईसाई धर्म में सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काम करती हैं, उनको नन कहा जाता है। उनको नन कहा जाता है। तो उनके साथ में क्या अत्याचार किया गया? उत्कल एक्सप्रेस के B2 नंबर के डिब्बे में जो नन प्रशिक्षु थी, उनके साथ में 2 लड़कियां थीं, वो ट्रेन के डिब्बे में जा रही थी और उसके बाद में
तकरीबन 7:45 पर चारों जने थे, दो तो वो नन प्रशिक्षक लेडीज थी और दो उनके साथ में लड़कियां थी। तो चारों वो झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। अचानक कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों का एक दल उनके डिब्बे में घुस गया और डिब्बे में घुसने के बाद फिर उन्होंने 2 नन और 2 प्रशिक्षकों को परेशान करना शुरू किया। मतलब जो 4 महिलाएं थी उनको किसने परेशान किया? पुलिसकर्मियों ने परेशान करना शुरू किया और उनके ऊपर लांछन लगाया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई कि तुम जो है महिलाओं को पकड़ के ईसाई बनाने का काम कर रहे हो। तो साथियों, ईसाई समानता का धर्म है। ईसाई बनना कोई, मैं ये नहीं कहता कि ईसाई बनाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है, लेकिन इस देश में आर्टिकल 21 हमें अपने जीवन शैली को अपने सही ढंग से अपनी मर्जी से जीने का अधिकार देता है। इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। इसके लिए रेलवे जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी है उनके ऊपर हमें कानून से, सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारी और संपूर्ण रेलवे पर इसके खिलाफ में जो है वो कार्यवाही की जाए, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जिससे आने वाले समय में कभी भी महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, महिलाओं के जो अधिकार हैं, क्योंकि महिला इस देश की आज 50% आबादी है, आधी आबादी इस देश की है और आधी आबादी होने के नाते महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार है। पुरुष महिला के बराबर का अधिकार रखता है तो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का अधिकार है साथियों। इसलिए महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं। इसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन से करोड़ों आदिवासियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में इनडायरेक्ट रूप से इन लोगों ने अत्याचार किया है। आज हमारे इस देश में 73% जो पैसा है, 73% जो पैसा है वो 1% लोगों के पास में। इस देश की जो तमाम मतलब कि कुछ भी जिनको अपन मान करके चले कि कल कारखाने हैं, बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं, ये सारा का सारा जो है, जो टोटल जिसका है वो 73% है, सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो बाकी 99% जो लोग हैं उनको कितना मिल रहा है? 27%। साथियों, कितनी असमानता की बात इस देश में व्याप्त है कि समझने की कोशिश करना कि एक व्यक्ति को 73 रोटियां खाने को मिल रही हैं। अगर 100 रोटियां हैं, 100 लोग हमारे पास में हैं, तो एक व्यक्ति को 73 रोटियां खाने को मिल रही है और बाकी जो 99 बचे हैं उनको मात्र 27 रोटियां खाने को मिल रही है। तो क्या समान उनका विकास होगा? बताइए साथियों, क्या उनका समान विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसी लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पैदा कर रही है और रोजगार के साधन विहीन हमारे समाज को करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके विरोध में हम जो है ये आंदोलन कर रहे हैं साथियों। इसके बाद में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को जानबूझकर न्यायपालिका में उलझाना। जो रिप्रेजेंटेशन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट है, शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंटेशन है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उनको 56% से 60% के लगभग उनको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा जो तबका है वो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास है, लेकिन आज जागरूकता की कमी की वजह से हक अधिकारों से वंचित है। उनको बार बार जो धर्म का झांसा दे करके उनको अधिकारों से वंचित करने का काम बार बार किया जाता है। तो साथियों, ये प्रतिनिधित्व का मामला है और प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए लोगों ने क्या किया कि जो प्रमोशन में अपने को रिजर्वेशन मिलता है, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन हमारे लोगों को मिलता है, उस प्रमोशन में रिजर्वेशन को इन लोगों ने कोर्ट में अटकाया। जब तक कोर्ट में अटकाया, किसी भी चीज़ पर अपन जनरली ज़मीनी विवादों की बातें करें तो किसी ज़मीन का मामला है, उस पर अगर स्टे ला करके रख दें तो ना तो परिवादी उस पर कुछ कर सकता है और ना ही जो मुकदमेवर है, जो मुकदमा झेल रहा है, वो कुछ कर सकता है। मतलब कि वो किसी लायक नहीं बचा। और वर्तमान में ऐसा ही कोर्ट में जब अटका रखा है मामले को, तो जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक प्रमोशन इन रिजर्वेशन है वो अटका हुआ है। उसको उलझाने का काम जो है ये सरकार कर रही है और इस सरकार में उपस्थित ब्राह्मणवादी लोग ऐसा काम कर रहे हैं साथियों। इसके बाद में एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं जो अपन काम में लेते हैं। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के तहत इस देश में 1992 के अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लाया गया। आज इस देश में नौकरियां खत्म नहीं हुई है, नौकरियों के लिए अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी इन लोगों ने, अवसर ही खत्म कर दिया साथियों। कैसे? अंबानी अडानी को सारा सौंप दिया। आज बिजली विभाग है किसके नाम है? आज जो बिजली विभाग है वो किसके नाम है? आज जो रेलवे है वो किसके नाम है?
ये सारा का सारा कॉरपोरेट घरानों के नाम कर दिया। जितने भी हमारे सरकारी पर्यटन स्थल थे इस देश की, जो पर्यटन स्थल इस देश के थे, उन सारों को जो है सरकार ने ठेके पर दे दिया और ठेके पर देने के बाद में जो सारा कुछ कार्य है वो कॉरपोरेट घरानों के हाथ में दे दिया। तो साथियों, कॉरपोरेट घरानों के जब व्यक्ति जब अपने ऑफिसेस खोलेंगे, अपने अधिकारी जो कार्यालय खोलेंगे, उनमें किन को रखेंगे? जो उनके लाइसेंस वाले लोग होंगे। तो इन्होंने क्या किया? इनडायरेक्ट रूप पर रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं किया। रिजर्वेशन तो कब मिलेगा? जब नौकरियां होंगी तो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इन लोगों ने डायरेक्ट नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया। इन लोगों ने मजदूर एक्ट को ख़त्म करने का काम किया है। इन लोगों ने किसान बिलों को जो है गलत तरीके से पेश करके किसानों को परेशान करने का काम किया है। इन लोगों ने मजदूरों के लिए क्या किया? जो कड़ा परिश्रम करके हमारे महापुरुषों ने हमें 8 घंटे का काम करने का अधिकार दिलाया, उसको आज ये लोग मजदूर एक्ट में संशोधन करके 18 घंटे काम करने के लिए हमारे लोगों को मजबूर करना चाहते हैं। और सैलरी कितनी देना चाहते हैं? वही 8 घंटे की सैलरी। साथियों, इस देश में आज एकमात्र ये झुंझुनू जिले के 40-50 लोग ही पीड़ित नहीं हैं। इस देश की जनसंख्या तकरीबन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से इस देश में लगभग 125 करोड़ लोग परेशान हैं। 125 करोड़ लोग इस देश में परेशान हैं। ये बीमारी मात्र आदिवासियों की नहीं है, यह बीमारी मात्र शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों की नहीं है, यह बीमारी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की नहीं है, यह बीमारी माइनॉरिटीज की अकेले की नहीं है। यह बीमारी संपूर्ण इस देश का जो मूल निवासी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, विजय NT, विमुक्त जातीय जो लोग हैं, जो धर्मों में बटे हुए लोग हैं, उन सभी लोगों की एकमात्र ये बीमारी है। साथियों, ये मात्र इस कलेक्ट्रेट एरिया की बीमारी नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले की बीमारी नहीं है। ये जो समस्या है, ये समस्या इस देश की राष्ट्रव्यापी है। और राष्ट्रव्यापी होने के नाते ये संगठन जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ये पूरे देश के 550 जिलों में आंदोलन कर रहा है। और ये आंदोलन किस वजह से कर रहा है, उनके बारे में मैंने साथियों आपको अवगत करवाया है। आप सभी साथियों ने आज के इस धरना प्रदर्शन के लिए हमारा साथ और सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगत सिंह विचार मंच का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किसान मजदूर एकता संगठन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आदिवासियों की पीड़ा को समझा और समझ करके भाईचारा निर्माण करके सहयोग किया। इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये कार्यक्रम जैसे ही कंप्लीट होता है, पूरा होता है, इसके बाद कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद ये आंदोलन आज ही खत्म नहीं हुआ है साथियों, इसके बाद ये आंदोलन चलेगा। 15 जुलाई को ये आंदोलन तहसील स्तर पर किया जाएगा और SDM साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद में 29 जुलाई को ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जिला स्तरीय रैली के रूप में किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। तो साथियों, ये मामला राष्ट्रव्यापी होने वाला है, समस्या राष्ट्रव्यापी है, संगठन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, विचार एक होना चाहिए। क्योंकि जब समस्याएं हमारी है तो समाधान भी हमको करना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं बीजेपी काम कर देगी, कांग्रेस काम कर देगी, तृणमूल कांग्रेस कर देगी, ये सारी की सारी एकमात्र तत्सम जाति, ब्राह्मण तत्सम जाति के लोगों की पार्टियां हैं। मूल निवासियों का इनमें कुछ भी नहीं है। जो मूल निवासी इनमें जाता है वो सिर्फ वोट मांगने समाज में आता है और वोट मांगने के बाद में कभी भी अपनी 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाता है साथी। वो सिर्फ और सिर्फ इस समाज में वोट मांगने आता है, वोट मांगने के बाद में पूरे 5 साल तक वो शक्ल दिखाने का काम नहीं करता है। और ये काम जो हुआ, ये काम सिर्फ और सिर्फ पूना पैक्ट की वजह से हुआ। पूना पैक्ट की वजह से आज इस समाज के जितने भी दलाल और फड़े जो नेता हैं, वो अपने आकाओं के चमचे हैं। वो इस समाज का सिर्फ वोट मांगते हैं, काम अपने आकाओं का करते हैं। वो इस समाज का सिर्फ वोट मांगने आते हैं, क्योंकि वोट का अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया। क्योंकि वोट का अधिकार चाहे रानी हो चाहे मेतरानी हो, सबको एक ही वोट का अधिकार हो, ऐसा प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो साथियों, ये जो हक और अधिकार हमें मिले हैं, वोट का जो अधिकार मिला है, ये अधिकार हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। और हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग इसको 35 रुपए के पौवे और हमारे लोग इसको 50 रुपए के मुर्गे में बेचने का काम करते हैं। और आने वाली अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए वो तैयार करते हैं कि ये जो देश में आज अन्याय अत्याचार बढ़ा है, ये 70 साल में कम होना चाहिए था। अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किया, उसके बजाय ये अत्याचार कम होना चाहिए था, लेकिन आज ये अत्याचार बढ़ा है। ये अत्याचार किस वजह से बढ़ा है साथियों? ये हमारी नाकामी की वजह से बढ़ा है। वरना हमें संविधान ने अधिकार दिया था, संविधान ने हमें यह कहा था कि तुम विद्यार्थी बनो, बुद्धिजीवी बनो, नेता बनो, लेकिन हमारे लोग ये सब कुछ बने, फिर भी समस्याएं बढ़ी।
इसका मतलब हमारे समाज के लोगों ने क्या किया, इस समाज के साथ में धोखा किया साथियों। और हमें इस समाज को उस धोखे से अवगत कराना होगा, हमें समाज को जागरूक करना होगा, हमें उन्हें समस्याओं के बारे में जागरूक करना होगा और जागरूक करने के बाद में ये बताना होगा कि इस देश में लड़ाई लड़ने के लिए हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी, दुश्मन के खिलाफ में संगठित होना होगा और संगठित होकर के ये लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले समय में इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में हम सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।